तैयार हो जाइए एक और दमदार हफ्ते के लिए जान दुनिया भर के बाजारों की मजबूती के संकेत, एफआईएस की खरीदारी और अच्छे नतीजों के दम पर लाइफ टाइम हाई की तरफ तेज दौड़ लगाने को तैयार होते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी मजबूत शुरुआत के बाद के एक्शन पर रहेगी खास नजर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर ढेरों खबरें और इवेंट्स का करना है विश्लेषण। मजा आया अनिल जी वीकेंड में? बिल्कुल, वीकेंड पर मजा आया और स्पेशली वीकेंड पर मैं थोड़ा सा वीकेंड वाले शो में लेट जरूर आपके साथ शामिल हुआ, लेकिन मुझे धन्यवाद आपको करना है। और पूरे वीकेंड पर मैं सोच रहा था कि क्या बेहतरीन सवाल आपने पूछा जब मैं 2:15 पर आपके साथ जुड़ा था कि क्या करना है, क्या करना है। हाँ, और सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब आ गया था, सिर्फ और सिर्फ तेजी करनी है। और बहुत बढ़िया क्लियर कट उस समय जो संकेत बन रहे थे और जो एक बढ़िया ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पर चाहिए था वो मिला भी। पूरा विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सुपर वीकेंड था जहां हम सेमीफाइनल में तो पहुंचे। कौन से मैच में ज्यादा मजा आया? कौन से मैच में ज्यादा मजा? पाकिस्तान बांग्लादेश, इंडिया जिम्बाब्वे या फिर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड? साउथ अफ्रीका नीदरलैंड। हो क्या गया है? हर वर्ल्ड कप में यही कहानी। हाँ, नहीं, ये बेसिकली 2020 गेम ही ऐसा है कि ये टीम का गेम कम है, प्लेयर्स का ज्यादा है। किसी प्लेयर का कोई एक दिन हो और उस दिन वो कमाल कर जाए तो बस मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। वैसा हाल है। इवन आप फुटबॉल देखिए वीकेंड पर, ओहो, चेल्सी वाला मैच और मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो जो धुलाई हुई है गजब की, मतलब वैसा हाल है। एनीवे, सो स्पोर्ट्स के लिहाज से बेहतरीन फाइनली जो एक हमेशा लोगों की इच्छा होती है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल बढ़ रहे हैं उस तरफ, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल। हम दो तरीके से वर्ल्ड चैंपियन होते हैं। एक तो जब हम वर्ल्ड कप फाइनल जीतते हैं और दूसरा ये जब हम पाकिस्तान को हराते हैं। सो अगर फाइनल इंडिया पाकिस्तान और फिर वापस इंडिया जीते तो हम डबल वर्ल्ड कप चैंपियन होंगे। तो उसका मजा ही अलग हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आइए आज के संकेत देख लें जिनके दम पर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन की करनी है शुरुआत। अमेरिका में मजबूत ट्रेडिंग होती दिखी है। उतार चढ़ाव के बीच 400 अंकों की मजबूती के साथ डाउ बंद हुआ है। क्यों, इसका विश्लेषण करेंगे हम। कच्चा तेल $97 के आसपास है, डॉलर इंडेक्स 111 के आसपास। इन ट्रिगर्स पर भी रहेगी नजर। निफ्टी में आज 3 कंपनियों के आएंगे नतीजे में, वायदा कारोबार की 2। तो नतीजों के लिए थोड़ा ठंडा तो नहीं कहूँगा, कम एक्शन वाला दिन है। वीकेंड पर आए हैं ढेर सारे रिजल्ट, लंबी लिस्ट है और इस लंबी लिस्ट में सबसे ज़्यादा तेजी से चमकते हुए हैं वो है बैंक्स। तो बैंक्स के दमदार नतीजों का भी होगा आपके लिए पूरा विश्लेषण। तो इन ट्रिगर्स के दम पर आज का सेशन करते हैं शुरुआत। एब्सोल्युटली सर। वैसे सिर्फ आज ही का दिन है जो थोड़ा नतीजों के लिहाज से ठंडा है, उसके बाद कल छुट्टी के दिन और फिर परसों ऑनवर्ड्स तो बहुत ही ज्यादा नतीजे आपके लिए आने वाले हैं। अच्छा सर, बड़ा एक्शन हो गया अमेरिका में। 4 दिन से गिर रहे थे, हमें लग रहा था और सुस्ती बन सकती है, अच्छा रिवर्सल आ गया, कुछ दिखा खास? 2 चीजें थी। एक तो अमेरिकी बाजार जो हम बात कर रहे थे 31,700-800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। शुक्रवार को लगभग उन लेवल के आसपास से घूमा है। निचले स्तरों से 400-600 पॉइंट, 500-600 पॉइंट निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। तो एकदम परफेक्ट लेवल से घुमा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो हल्का फुल्का सपोर्ट या करेक्शन के बाद वहां पर पहुंचना चाहिए था वो पहुंच गया। दूसरी बात है कि 4 दिनों से लगातार गिर रहे थे हम मीन्स अमेरिकी बाजार, तो उसके बाद एक रिकवरी तो बनती थी, वो रिकवरी होती हुई दिखी भी। तीसरी बात, बैड न्यूज इज गुड न्यूज। इकोनॉमी के लिए खराब खबर, मार्केट के लिए अच्छी खबर। शायद अमेरिकी बाजार ये सोच कर चल रहे हैं। बेरोजगारी के आंकड़े जो 3.5 लाख से बढ़कर 3,70,000 आए हैं, अनुमान 3,60,000 का था। तो शायद बाजार इस वक्त ये देखना चाहते हैं कि वाकई में जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जो महंगाई को काबू में करने की कोशिश जो फेड की हो रही है, उसका असर डेटा पे दिख रहा है क्या, और वो दिखा। माफ कीजिए, 3,70,000 नहीं, 3.7% में जो ये दर आई है बेरोजगारी की, वो बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से उन नंबर्स पर बाजार ने रिएक्शन दिया है कि चलो फाइनली फेड के कुछ करने का असर तो दिख रहा है। नहीं तो अब तक फेड भी फ्रस्ट्रेटेड है, जो जेरोमी पावेल साहब का फ्रस्ट्रेशन पूरा दिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। है ना, कुछ न कुछ ऐसे पत्रकार हर देश में होते हैं जो कर लेते हैं, जो बुलवाई लेते हैं जो कहना ना चाहे। एग्जैक्टली, हाँ, वो ही निकल कर आया उस दिन। वो निकल कर आया तो वो भड़क गए और उसका असर अमेरिकी बाजारों पर दिखा भी। लेकिन फाइनली ठीक है, कुछ नंबर्स में दिख रहा है। तो आई थिंक वो बाकी फैक्टर्स में देखिए, डॉलर इंडेक्स आपका 111 के आसपास कंफर्टेबल है। कच्चा तेल $97 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जरूर है, लेकिन ठीक है। सर्दियों में इतना तो बढ़ना ही है। नेचुरल गैस के दाम देखिए आप,
जो तेजी से बढ़े हैं। सो सर्दियों में तो एनर्जी की डिमांड बढ़नी है और यूरोप में अब फुल फ्लेज सर्दियां शुरू हो रही है। तो हम बात कर भी रहे थे कि एनर्जी के दाम सर्दियों में बढ़े और दूसरा बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास है। तो बाकी फैक्टर्स स्टेबल है और अमेरिकी बाजारों में जो तेजी हुई उसे हम सेलिब्रेट करेंगे। हम बंद हुए तो 150 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स। 75 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स ऊपर थे, उसके मुकाबले में हम काफ़ी बेहतर बंद हुए अमेरिका में। सो उसका असर आज दिखेगा। और डॉलर डाउ फ्यूचर्स भी दीप आप देखिए 150 पौने 200 पॉइंट जो नीचे था वहाँ से रिकवर होकर मुश्किल से 50-75 पॉइंट नीचे है। सो डाउ फ्यूचर्स भी काफ़ी रिकवरी दिखा रहे हैं। व्यू तेजी का रखना चाहिए अमेरिकी बाजारों पर भी और हमारे बाजारों पर भी। अमेरिका में भी अभी इतना अब जो पिछले हफ्ते जितना हो गया करेक्शन, 4 हफ्तों के बाद मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते थोड़ा सा वीकली गिरावट दिखिए। सो आई थिंक वी आर गुड। एक वो कंसोलिडेशन होना था वो हो गया वहाँ पर। अच्छा, हमारे लिए समझाएं सर, जो फ्राइडे को आपको एक्शन दिखा, क्लोजिंग मिली एग्जैक्टली उस लेवल 114 आपने बोला था, 117 की। सो वीकली क्लोजिंग मिल गई, ब्रेकआउट जो चाहिए था मिल गया। हाँ, अब मैं आपको 2 चीजें बता दूं फटाफट। अगला टारगेट निफ्टी का जो है वो 18,350 18,415 है। ओके, क्यों? वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पूरा जो रनअप हुआ था, सेकंड बेस्ट रनअप, जिसमें हमने 18,350 का हाई बनाया था और 18,418 लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पर है। 18,600 का हमने लाइफ टाइम हाई बनाया है इंट्राडे बेसिस पर। 18,604 ये 19 अक्टूबर 2021 का है, लगभग 1 साल पहले का। ठीक है, 18,604 और उस दिन का क्लोजिंग है 18,418। सो ब्रॉडली आप ये समझ लीजिए कि अगला पड़ाव जहां पर निफ्टी रुकेगा 18,350 18,415 425 5-10-15 पॉइंट तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी बात, 18,114 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी। 125 हम राउंड फिगर पे बोल रहे थे, वो डेली क्लोजिंग नहीं बल्कि वीकली क्लोजिंग भी मिली आपको। 18,145 हमने दिया था और तब हम बात भी करते कि फेड की मीटिंग है इसलिए एक दिन और देख लेना जरूरी है, और वो करेक्शन हो गया। हाँ, एक मन में कसक जरूर है, जो 17,835 17,900 के बीच में एक गैप जो छूटा हुआ है वो हमने भरा नहीं जी। ठीक है, और हम भागते जा रहे हैं। कोशिश हो सकती थी गुरुवार को, लेकिन हम 17,950 से ही घूम गए। एक तरह से यह बढ़िया है कि जब भी ऊपर से मार्केट करेक्ट करेगा, जब भी वो 18,350 से करे, 18,425 से करे या 18,600 से करे या उसके पार से करे, जब भी करेक्ट करेगा। अब आपको एक चीज तो पता है कि नीचे कहां तक देखना है। सो मेरे लिए नीचे अब 17,800 एक तरह से बॉटम हो गया। ओके, हाँ करेक्ट, मैं इसको पॉजिटिव देखता हूं कि करेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 17,800 तक आएगा। तो आपको ये पता है कि अब आप 18,100 पर है या जहां भी है, तो आपको कम से कम ये पता है कि आपके रिस्क क्या है। तेजी के मार्केट में ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है दीप, और वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि नीचे की रिस्क क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। अपसाइड तो अनलिमिटेड है ना। स्पेशली जब मतलब मार्केट तो बढ़ने में तो कितना भी बढ़ सकता है ना, और लाइफ टाइम हाई के आसपास तो ब्लू स्काई जोन और ये सारी चीजें होती है। तब आपको क्या पता कि कितना जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि घूमेगा तो कहां तक जा सकता है और मुझे कहां तक के रिस्क को मैनेज करना है, और वो रिस्क आपकी 17,800 है। ठीक है, क्लियर कट। 17,800 के नीचे जब ट्रेड करेगा तब हम अब सावधान होंगे, नहीं तो तब तक हम सीना चौड़ा करके एकदम तेजी फुल। समझ गया, ये क्लियर कट है ना, क्योंकि वहां तक करेक्शन के लिए कभी भी आएगा, उसके बाद गिरते नहीं गिरते देखा जाएगा। सो आई थिंक हम माफ कीजिएगा, तो 18,350 18,415 तक की रेंज में जाने के लिए तैयार है। और इसी के दम पर दीप, शुक्रवार को जब आप बता रहे थे, देखिए शुक्रवार को एक अच्छी चीज हुई, लोग उसको नोटिस नहीं करते हैं। 45 पैसा रुपया बढ़कर आया है। हाँ, करेंसी मार्केट बिना किसी वजह के। करेक्ट, है ना, बड़ा मूव। तो रुपये में बढ़ोतरी हुई, एफआईएस की खरीदारी है, अमेरिका के फ्यूचर्स मजबूत हो गए, हमारे बाजार हल्के हैं, नई सीरीज की शुरुआत हो गई है। मतलब और क्या चाहिए आपको तेजी करने के लिए? अब मतलब कुछ और भी इच्छा तो बोल दो, वो भी करवा दें। अब ये मत बोलना रशिया यूक्रेन की तरफ से एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के दोनों बोल दे कि हमने लड़ना बंद कर दिया, ये मेरे बस की बात नहीं। वीकेंड पे बात चल रही थी कि यूएस धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि बात हो जाए दोनों। चल रहा है, मैंने देखा, वो मजा आया मुझे पढ़ के। अमेरिका बोलता है भाई आप दोनों के बात करो। विंटर आ गई ना, सबको समझ में आ रहा है, सबके पसीने छूट रहे हैं। एग्जैक्टली, छूटते गर्मियों में, इस बार सर्दियों में पसीने छूट रहे हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। ऐसा नहीं कि हमें कोई मजा आ रहा है कि लेकिन ये एक बड़ा लेसन है यूरोप और अमेरिका के लिए कि आप दादागिरी करेंगे तो चलेगी नहीं। हाँ, वो होता है ना कि दीप
मच्छर होता छोटा है, लेकिन अगर रात भर आपके कान के आसपास आके जू 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 करे, आप सो तो नहीं पाएंगे, चैन से तो नहीं सो पाएंगे। बिल्कुल, आपको लगेगा नींद आई फिर आया, नींद आई फिर आया। वो कभी तो काटेगा, कभी आवाज करेगा। एब्सोल्युटली परेशान तो करता रहेगा। और इसका यूक्रेन और रशिया के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है। ऐसे ही बोला जाता है ना। नो रिजेम्बलेंस टू एनी, प्योरली कोइंसिडेंटल। एग्जैक्टली। तो हम ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो चलिए आज के संकेत तो आज के संकेत कर लें। बिल्कुल, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, एफआईएस के संकेत भी पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव से हल्के न्यूट्रल साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है आपके लिए। ठीक है। निफ्टी 18,050, 18,125 आज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ठीक है, इसके नीचे जाने की संभावना कम है, और अगर गए तो 17,950, 18,025 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए निकल कर आएगा। ऊपर का टारगेट बनेगा 18,175, 18,265 की रेंज में हम पहले पहुंचेंगे, वहां देखेंगे, टाइम पास करेंगे, सोचेंगे आगे बढ़ना है कि नहीं। बढ़ने का मन हुआ तो 18,300, 350 तक आज जाने की कोशिश करेंगे हम। वो लेवल हमारा फाइनल टारगेट आज के लिए होगा। ओके। बैंक निफ्टी 41,025, 41,125 में चाहता तो डीप ऊपर की तरफ में है ना 18,415 तक के भी टारगेट आज दे सकता था, लेकिन कई बार जब मैं ज़्यादा देता हूं तो पहुंचते नहीं है। मैं कम वाला टारगेट देके गलत होना पसंद करूंगा कि 18,415 भी आज पहुंच गया। ठीक है, लेकिन आज के लिए 18,350 भी अगर हम पहुंचते तो करीबन 200 पॉइंट की तेजी हो जाती है, 225 पॉइंट की, विच इज़ नॉट बैड। राइट। तो 200-225 पॉइंट की यानी कि 1.5% के आसपास अगर आज आप बढ़ जाते हैं, गुड। एक चीज बताऊं आपको जरा, एक बार जरा एशिया का हाल देखिए। एशियाई बाजारों में जो चाल है, हांगकांग लगभग 2%, निक्केई 1.25%, ताइवान 1%, ठीक है, स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है, कोरिया पौन से 1%, यानी कि एशिया भरपूर एंजॉय कर रहा है। यस सर, बिल्कुल पूरा एंजॉय कर रहा है, तेजी, बढ़िया मूड में। हम भी करेंगे ना, 100% करेंगे। अपना तो काम एक्चुअली दीप फ्राइडे को ही हो गया। हाँ, फ्राइडे को क्लियर कट ब्रेकआउट हो गया। आज एक और बहुत बढ़िया चीज हुई है जी, जिसका हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। ड्राइवर सीट पे बैंक निफ्टी आज फिर से आ जाएगा। अरे वाह। और जो आखिरी 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने लीडरशिप के संकेत दिए, जबकि बैंक निफ्टी शुक्रवार को काफी पूरा दिन खराब रहा, राइट। 41,000 के आसपास ट्रेड करते हैं और सुस्ती के साथ, बिल्कुल थोड़ा मतलब लाल निशान में आने को तैयार ही, सॉरी हरे में आने को तैयार ही नहीं था बैंक निफ्टी, जबकि निफ्टी मजबूत था। मुझे लगता है कि एसबीआई के रिजल्ट्स के बाद आज बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। सो आपको ऊपर ले जाने के लिए एसबीआई प्लस बैंक्स हैं, आपको ऊपर ले जाने के लिए रिलायंस है, बिल्कुल है। ये 2 क्लियर कट दिख रहे हैं। रिलायंस पे हम लगातार बोल रहे हैं कि आप आगे अब नए लेवल्स की तरफ 8 से 10% की तेजी के लिए रिलायंस तैयार हो रहा है। बैंक्स 5 से 10% की तेजी के लिए अब भी तैयार हो रहे हैं। सो आपके लिए ना 2 सेक्टर जो सबसे बड़े हैं आपके लिए, और स्टॉक्स जो हैं उसके ऊपर ऑटो मजबूत है ही। सो बाकी में क्या है, ऑटो, आईटी, मेटल्स चर्निंग होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। 1 या 2 आपको मजबूत पिलर्स मिल गए ना, जो हम मोर्चा संभाले हुए कि जब जब गिरेगा हम तैयार हैं। और तीसरा उसमें आ जाता है आपका कंजम्पशन वाला एफएमसीजी। तो जब गिरेगा तो 3 सेक्टर तैयार आपके लिए खड़े हैं। तो आपके लिए इंडेक्स मैनेजमेंट तो हो गया। और इसी वजह से आप जब भी सोचते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स की वजह से कोई गैप से नीचे खुलेगा इंडेक्स में, तो इंडेक्स उतना खुलता ही नहीं, और खुलता तो तुरंत बाइंग आ जाती है, जो आपने गुरुवार को देखा 16,950 से घूम गए। मतलब कम से कम उस दिन तो 16,900 तो बनता ही था, 50-75 तो कम से कम और गिरना चाहिए था, लेकिन गिरता ही नहीं है। नहीं गिरता तो ये इंडेक्स तो होना ही नहीं है खराब, वो साफ दिख रहा है। इसलिए आपके लिए बढ़िया तेजी का मौका है, ये बन सकता है। आइए अब बैंक निफ्टी के लेवल बता दूं, हायर लेवल तो दे दिया, हाँ 41,025, 41,125 मजबूत सपोर्ट, यही टूटेगा नहीं दीप। फिर भी नीचे का नोट करके रख ले, वर्स्ट केस सिनेरियो में 40,775, 40,850 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर 41,475, 525 यहाँ खुलेंगे, टाइम पास करेंगे, देखेंगे, ताकत आजमाइश करेंगे। 41,675 से 41,825 तक जाएंगे। लाइफ टाइम हाई 41,840 का है, उसको पार करेंगे तो फिर उसके बाद नई बातें करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि 41,850 के आसपास भी आप लगभग 600 पॉइंट हो जाते हैं कल शुक्रवार की क्लोजिंग से, विच इज़ गुड। 1.5% के आसपास की, तो 1.5% के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक निफ्टी में आज बन सकती है, उतना मेरा अंदाजा है। 1.5%, हाँ 1.5% के आसपास की। उससे ज़्यादा हुई तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा कि वो फोमो फैक्टर आएगा एफआईएस का, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम तो रह गए, गाड़ी चल पड़ी, भागो दौड़ो पकड़ो कूद के ले लो,
यही होगा, होता है। हाँ। सब होगा। मुंबई में जो लोकल ट्रेन में यात्रा करते हैं वो सब इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बहुत पहचानते अच्छी तरह, हैं। बिल्कुल। 2 बजे से पकड़ी जाती चलती हुई ट्रेन, एक तो अच्छी से अच्छी सीट मिले, हाँ। और दूसरा मैं पीछे रह गया। तो जो अच्छी से अच्छी सीट मिले उसके लिए हमारे लोकल इन्वेस्टर्स और फंड्स ने वो पहले जंप मार के पकड़ लिया और अपनी कुर्सी पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, है ना, बिल्कुल। हिलना मत। और दूसरा अब एफआईज भाग भाग के पकड़ रहे हैं, आपकी सीट पे उनकी नजर है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। छोड़ना मत कुर्सी। नहीं, चौथी सीट भी ढंग से नहीं देने का इनको। जगह ही नहीं है। जगह ही वो विराट ट्रेन आने ही नहीं देंगे अंदर। स्टैंडिंग चलो, वैसा हाल है। ओके, तो आइए, ये हो गया आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर? 18,125 के आसपास हम बंदे, 115 वही पहला सपोर्ट है क्योंकि गैप से खुलेंगे। उसके बाद 18,075, 18,050 ये छोटे लेवल्स हैं। 18,025 मीडियम लेवल है। 17,975, 17,950, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं ऊपर की तरफ। 18,175, 200 दो छोटे लेवल है। 265, 300 मीडियम लेवल। 350, 415 बड़े लेवल बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 41,250 पे आप बंद हुए हैं। 41,250, 175 दो छोटे लेवल है। 41,125, 41,025 मीडियम लेवल है। 40,850, 40,775 बड़े लेवल सपोर्ट के तौर पर। ऊपर वही है, 41,350, 425, 475 छोटे लेवल, 525, 675 मीडियम लेवल, 825 का फाइनल लेवल। 41,850 के पार निकल कर टिके तो फिर हम आगे 42,000 प्लस के लेवल्स, 43,000 तक के लेवल्स के आगे देखेंगे डेटा के बेसिस पे। और मजे की बात यह कि दीप, बैंक निफ्टी का डेटा भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। कम तो पहला दिन था शुक्रवार को, तो है नहीं। निफ्टी में भरपूर है, निफ्टी में भरपूर है, मजेदार है, बताऊंगा मैं आपको, मजा आएगा आपको। बाकी बचे इंडेक्स लॉन्ग एफआईज के 58% है, मेंटेन है। पुट कॉल रेशियो घटकर आया है, ये अच्छी बात है। ये हल्के हैं बाजार। आज हफ्ते की शुरुआत में बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो 0.91 ही है। विक्स और घटाया 2%, भी अच्छा संकेत, तो परेशानी नहीं है कहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो बढ़िया है। तो संकेत तो अच्छे हैं, बड़े लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और डेटा भी इंटरेस्टिंग बन रहा है। चलिए सर, समझते हैं पहले तो, क्योंकि 18,300 पर एसटीएक्स निफ्टी, तो मौजूदा पोजीशंस पर क्या करना है? 18,000 5-25 पॉइंट अपनी मर्जी से लगा लो स्टॉप लॉस। 18,000 राउंड फिगर में स्टॉप लॉस है। इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। ठीक है। बैंक निफ्टी 40,975, 41,000 के नीचे। इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। पूरे हफ्ते 41,000 के नीचे आप बंद नहीं, पूरे हफ्ते 18,000 के नीचे बंद नहीं। और क्या चाहिए? एक हफ्ता आपने, वीकली क्लोजिंग तो छोड़ो, पूरे हफ्ते आप 18,000 के ऊपर बंद हुए। वीकली क्लोजिंग तो छोड़ो, पूरे हफ्ते आप 41,000 के ऊपर। अब इससे ज्यादा ताकत क्या चाहिए? नीचे डिप मार के भी ले दे के वापस बंद होने के लिए ऊपर आ जाता है। करेक्ट, बिल्कुल भाई, अब किसका इंतजार है? और ये तो ताकत दिख रही है। ठीक है, रिवर्सल होगा तो यही होगा। होगा तो हमारे को पता है कि डाउन साइड रिस्क कितनी है। रट्टा मार लो, गोट 17,800, 17,800, 17,800, क्या है, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। आपको पता है कि 17,800 ठीक है, कॉन्फिडेंस। उससे पहले 18,000, तो 17,800, 18,200 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाएगा अब। ठीक है। अब ये लेवल पे जब भी आएगा ना, दम लगा के खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। बस हो गया काम। ठीक है, हो गया। और शॉर्ट साइड पे 18,200, 18,175 का डबल टॉप बनाया हमने पिछले हफ्ते। आज उसके ऊपर खुल के निकलेंगे। आज फिर एक गैप छोड़ेंगे हम। आज तो होगा, हाँ। आज गैप छूटेगा, जो 18,175 के जितना ऊपर खुलेंगे वो बीच की जगह छूट जाएगी। तो अगर 18,175 200 ही खुले तो बढ़िया है, लेकिन देखते हैं कहाँ खुलता है। अगर 18,175 खुला तो आई एम मोस्ट हैप्पी। ओके, हाँ, और वहां तुरंत ही ले लेना है, क्योंकि मौका मिल जाएगा, तुरंत ले लेना है वहां पे। मिलेगा। मैं तो चाहता हूं, अब मेरे चाहने से सब कुछ होता तो फिर बात ही क्या है। तो 18,175, 18,200, तो इसलिए 18,200 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 40,550, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यही रखना है आपको। 40,550, सॉरी 41,550 नहीं, सही है, 41,550 ये आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस है। नई पोजीशंस खरीदा निफ्टी 18,000 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 18,175, 200 दो छोटे टारगेट, 265, 300 मीडियम टारगेट, 350, 415 बड़े टारगेट। ठीक है। बेचना है जरूर शौक फरमाएं। बेचने के लिए रेंज आप 265 से सोचना शुरू करें, जरूरी नहीं कि आपको वहीं बेच देना है। 350 के आसपास जितना बेचेंगे उतना आप सेफ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से। 425 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 300 पे बेचिए, 350 पे बेचिए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बेच सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 415 तक भी बेच सकते हैं। 425 या 450 का आपको जो ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
टारगेट जो बनेंगे 18,200, 18,175 दो छोटे टारगेट, 18,135, 18,115 मीडियम टारगेट, 18,075, 18,050 बड़े टारगेट, और सारे के सारे लेवल्स जो हैं स्पॉट लेवल है, स्पॉट लेवल है, फ्यूचर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कभी फ्यूचर्स लेवल नहीं देता, स्पॉट वाले कैश वाले लेवल्स ही देता हूँ, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी। खरीदना है वही अपना 41,000 का स्टॉप लॉस है, तो 40,975 25 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस समझ लीजिए। 41,350, 425, 475 तीन मीडियम टारगेट, छोटी टारगेट है। 525, 675 मीडियम टारगेट है, और 41,825 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं और करना ही करना है, कसम खा के आए हैं कि बिना किए नहीं मानूंगा, और मैं तो उल्टा चलता ही हूँ, सॉरी नॉट उल्टा, उल्टा इज नॉट राइट वर्ड, लेट्स चूज द करेक्ट वर्ड, कॉन्ट्रा। क्या है उल्टा में लोगों को ही उल्टा बुरा लग जाए तो इसलिए कॉन्ट्रा। हाँ भाई, सबका व्यू है इसमें, क्या है, कोई तो खरीद रहा कोई बेच रहा है, तभी तो सौदा हो रहा है हर एक लेवल पे। सो वी मस्ट रेस्पेक्ट एवरीवन। सो जो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहते ही हैं उनके लिए है ये 41,675 से 825 की रेंज में एक चांस ले शॉर्ट करने का। 675 पे थोड़ा, 825 पे थोड़ा, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा आपका 41,900 का। कट जाए तो किस्मत खराब समझ के कटवा लीजिए। ठीक है। और नीचे के टारगेट जो बनेंगे दीप, 41,525, 475, 425 तीन छोटे टारगेट, 300, 250 और 175 तक के मीडियम टारगेट। थैंक यू वेरी मच। बस डन डन। ठीक है सर, बैन से बाहर आ गए पीएनबी। वेरी गुड, सही सही दिन आया है भाई। LIC अभी भी बैन में, वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। डेटा भी थोड़ा समझाएं सर, FIs की तरफ से तो सहारा है। कहाँ खोलेंगे आप, पहले ये बताइए आज। बताइए आप कहाँ खोलना चाहते हैं निफ्टी को, उस हिसाब से डेटा बताऊँ। 18,200 के तो ऊपर ही खोलेंगे। हाँ। 18,200 के ऊपर खोलते ही निफ्टी पर 1,85,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट है। 1,85 लाख शेयर। अभी तो वीकली सीरीज की आज शुरुआत हुई है, शुरू हुई है। हाँ, मतलब शुक्रवार को जनरली पोजीशंस होती नहीं है, और स्पेशली उस शुक्रवार को जिस वीकली सीरीज में एक दिन छुट्टी हो। कल छुट्टी है, यानी कि आज ये तो मरे 18,200 के कॉल राइटर्स। और 18,200 का कॉल राइटर कब काटता है, जब 18,300 को पार निकल के निफ्टी टिके। 100 पॉइंट ऊपर निकलने के बाद है ना, नीचे वाला जो 100 पॉइंट की नीचे की स्ट्राइक प्राइस वाला होता है ना, फिर उसको डर लगता है, पहले नहीं लगता। करेक्ट सर। हाँ, उस समय तक तो खड़ा रहता चौड़ा होके, नहीं नहीं ठीक है ना, क्या आ गया होगा, थोड़ा देखता हूँ ये मतलब वो वैसी माइंड से देखता हूँ। देखते देखते फिर जब 300 पार होगा, जब 18,300 के ऊपर अगर निफ्टी निकल कर टिकता है, आज टिके परसों टिके, जब भी हो, 2,40,00,000 शेयर कॉल राइटर्स हैं जो शॉर्ट हो जाएंगे और ट्रैप होंगे, तो ये रिस्क पर आएंगे। तब करीबन 2 करोड़ शेयर आपके निफ्टी पर कॉल राइटर शॉर्ट काटने के लिए तैयार। अब उस 2 करोड़ में से 50 काटे, 75 लाख काटे, 1 करोड़ काटे, इतना तो काटेंगे, आधे तो काटेंगे। यस, बिल्कुल। सब थोड़ी शूरवीर है कि बहुत पैसे हमारे पास आने दो, जितना नेगेटिव होगा हम लॉस भरते रहेंगे, कभी तो नीचे आएगा। कभी तो नीचे आएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कभी तो ऊपर आएगा, ये पक्का है। हाँ, करेक्ट। हाँ, इंडिया में अगर आप हैं तो ये थॉट ज्यादा सही है, कभी तो ऊपर आएगा, और कुछ तो काम हाँ, और आपके पास नीचे एवरेज करने का मौका भी है हमेशा। तो इसलिए जितना अगर जितने शॉर्ट सेलर्स शॉर्ट करके खड़े रहते हैं, अगर वो उसका 50% भी लॉन्ग करके खड़े रह जाए तो डबल पैसा बनेगा। मतलब उसमें करके तो नुकसान ही करते हैं, मतलब उनका नुकसान तो बचे, उल्टा पैसा बनेगा, ऐसा है। सो लॉन्ग ट्रेड पे पैसा इंडिया में बनाना ज़्यादा आसान है। अगर एवरेज कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर पाए तो खड़े भी रहेंगे। 18,600 अगर किसी ने ले ही लिया था 15 अक्टूबर 2021 को, आज छूटने को मिल रहा है ना, 1 साल बाद आ गया, भाव तो आ रहा है आपका। बिल्कुल आ गया। 41,800 पे अगर आपने बैंक निफ्टी ले ली थी, आज भाव तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 7,500 पे शॉर्ट कर दी निफ्टी, तो कौन कह सकता है लाइफ टाइम में भी भाव दिखेगा। लाइफ टाइम में भी दिखे नहीं दिखे भरोसा नहीं। इसलिए आपको पोजीशनिंग करनी है, करो, शॉर्ट करने का मना ही नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन फिर होना चाहिए। एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं तो आपको काटना पड़ेगा ना। क्योंकि अब आज जो शॉर्ट है वो खाली किस्मत के साथ भरोसे है कि कभी तो रशिया यूक्रेन लड़ेंगे, कभी तो अमेरिका भी युद्ध करेगा, कभी तो और ख़राब हो जाएगा, कभी तो रिसेशन में जाएंगे, सब हो सकता है होने में, लेकिन वो आपको पता नहीं है। ये पता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ है, ये पता है हमारा देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये पता है कि बैंकों के नतीजे जोरदार आ रहे हैं, ये पता है कि मार्केट में इन्वेस्टर का इतना पैसा आ रहा है। सो तेजी के रीजन्स आपको ज़्यादा विजिबल नज़र आते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफा चलेंगे, बीच बीच में झटके लगते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग ट्रेड में खड़े रह के आपके लिए पैसा बचाने के और बनाने के चांसेस ज़्यादा है बजाय शॉर्ट ट्रेड। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एनीवे सो ये आपके लिए डेटा, बैंक निफ्टी के डेटा कोई खास है नहीं, बताने लायक है नहीं जी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट सारे डेटा लेवल्स, आज की स्ट्रैटेजी आपके सामने है। अच्छा, अब वो जो मेन वजह है जो आप कह रहे हैं बैंक्स की लीडरशिप आएगी, जरा इसके बारे में बताइए। शानदार नतीजा अनिल जी, गजब के नंबर से। आप कोई भी बैंक उठा के देखें, किसी भी तरह के रिजल्ट देखें, सबसे पहले तो एसबीआई लाइफ बेस्ट रिजल्ट आए हैं एसबीआई के। अब तक के ऐसे रिजल्ट एसबीआई ने कभी नहीं दिए। एस्टिमेट के ऊपर आना ये तो सब अपने आप में बड़ी चीज़ है ही नहीं कि भाई आप कितने बीट कर रहे हैं। 10,400 करोड़ का मुनाफे के सामने 3,000 करोड़ का बीट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि उम्मीद से 3,000 करोड़ का प्रॉफिट नहीं बनता था। करेक्ट करेक्ट। और 3,000 करोड़ की बीट आ रही है। सो आई थिंक एसबीआई, नो डाउट एसबीआई लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। दीप याद होगा 200 से 250 रुपए से हमें एसबीआई लगातार बहुत स्ट्रांगली बोले कि ये डबल होगा, डबल होगा, डबल होगा। और 500 पे भी हमने ये कहा कि अभी भी बेचना नहीं है इसको। और अभी तो आप देखिए धीमे धीमे प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स के बीच में जो वैल्यूएशन गैप है कवर होगा, वो कवर होगा, बहुत कवर होगा। तो अभी भी एसबीआई आप आराम से 800 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करिए। 800? यस, 50%? नहीं, 800 600 हो गया ना। 600 से 800 25 1/3। हाँ 35%, 1/3। अभी भी पोर्टफोलियो में रखना है। 800 आज नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ 6 महीने लगेंगे, 12 महीने लगेंगे, लेकिन साल भर में अगर एसबीआई आपको 30-35% रिटर्न दे, एफडी करा के देख लो एसबीआई में। तो एसबीआई में एफडी से बेहतर है एसबीआई का एनी टाइम। मैं तो आपको सिंपल बोल रहा हूँ, जिस बैंक पे आपको भरोसा हो, जितने टाइम की आप एफडी कराते हो उतने टाइम के लिए शेयर तो लो। समझो आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवानी पीएनबी में जाके, फॉर एग्जांपल 5 साल की करा दो, चलो 1 लाख की करा दी ना, 80,000 की कराओ, ठीक है। 20,000 का पीएनबी का शेयर खरीद लो 5 साल के लिए, राइट। और देख लेना बाद में रिटर्न किस में ज्यादा आता है। करेक्ट। इतना तो कर ही सकते हैं। चलो ऐसा मत करो, चलो ठीक है 90,000 की एफडी कराओ, 10,000 की कराओ, तो 90,000 की एफडी में जो आपको 7-8% मिलेगा, 7% जो भी मिलेगा, तो आपके 97 रुपये तो हो गए, मतलब 100 रुपये में से 97 रुपये हो गए। जो 10 रुपये आप लगा रहे हो स्टॉक में, जीरो तो नहीं हो जाएगा पीएनबी। अगर पीएनबी जीरो हो गया तो आपकी एफडी भी गई। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, खत्म। हाँ, तो कम से कम आपकी कैपिटल तो प्रोटेक्ट है। अगर पीएनबी का शेयर जीरो कब होगा? जब बैंक उड़ेगा। करेक्ट, उड़ेगा तो फिर तो आपकी एफडी भी गई ना एक तरह से, है ना। सो कम से कम वो 10 रुपए तो लगा के देखो। अरे कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? कम से कम अरे थोड़ा पोर्शन तो डालो भाई। जितनी एफडी कराते हैं उतना ही डाल दो, उसका 10% डाल दो, 15% डाल दो। सो एटलीस्ट 5 साल बाद आपको कैपिटल तो उतनी की उतनी तो मिल ही जाएगी। रिटर्न नहीं भी मिला तो डेट प्लस इक्विटी मिला के थोड़ा करके देखो, थोड़ा थॉट प्रोसेस को बदलो। लेकिन क्या होगा, आज आप लेंगे 20%, 25% स्टॉक नीचे भी दिखेगा, 50% ऊपर भी दिखेगा, ऊपर से नीचे भी आएगा। इक्विटी और एफडी में फर्क एक ही है, सबको पता है रिटर्न इक्विटी में ज्यादा मिलेगा, लेकिन एफडी में क्या है, वो ये नीचे देखने वाला सिस्टम ही नहीं है। रोज धीरे 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 ब्याज जुड़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कम बढ़े। तो जिनको मन की शांति चाहिए फिर वो वहां जाते हैं, लेकिन जिनको धन की शांति चाहिए उनके लिए फिर इक्विटी है। ऐसे ओके, तो एसबीआई बहुत ही जबरदस्त है। बैंक ऑफ बड़ौदा शानदार रिजल्ट है, सिटी यूनियन बैंक हर एक लिहाज से बढ़िया, और ये 2-3 जो छोटे छोटे बैंक्स आए, एक आईओबी जैसे नाक में कुशल ने बताया था, क्या गजब के रिजल्ट है। मतलब सबसे घटिया बैंक यही होता था, कोई देखता नहीं था। हमेशा मैं तो बोला कि इसके तो रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे बने एनपीए के, कोई कभी तोड़ ही नहीं पाएगा लाइफ में। ठीक है, आज अब देखिए रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं। इवन पंजाब एंड सिंध बैंक बहुत गजब के नंबर्स हैं। ये स्टॉक भी कमाल करेगा, हम शुक्रवार को बात भी कर रहे थे। सो आई थिंक सरकारी बैंकों में आज भी बहुत भरपूर तेजी बनेगी इन नंबर्स के दम पर। अब स्टॉक क्योंकि पहले रिजल्ट के पहले कुछ बढ़े हुए हैं, कितना बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, ऊपर से सेलिंग आती है, वो एक अलग चीज़ होती है। रेन इंडस्ट्रीज भी हमने कहा था रिजल्ट बहुत तोड़ फोड़ा है, लेकिन स्टॉक उतना नहीं भागा जितना भाग सकता था, क्योंकि पोजिशंस बनी हुई होती है। कई बार तो स्टॉक कम भागते हैं, 1-2 दिन बाद भागते हैं, वो हो सकता है। स्टॉक्स का डे टू डे मूवमेंट अलग चीज़ है, रिजल्ट अलग चीज़ है। सो इन रिजल्ट्स के दम पर सारे सरकारी बैंकों की री रेटिंग होना तय है। तो ये अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाकी भी ब्रिटानिया, टाइटन, वाओ क्या परफॉर्मेंस है, टाइटन कमाल करने को तैयार। मतलब ऐसे ही रिजल्ट्स टाइटन के दम पर दीप आज सारे आप है ना ज्वेलरी स्टॉक्स पे नजर रखिए। ओके, हाँ, ज्वेलरी इस बार जो सीजन में, जो दिवाली के सीजन में ज्वेलरी की सेल हुई है, अगला क्वार्टर देखिएगा वापस से, ये टाइटन अगले क्वार्टर में भी कमाल करेगा, दिसंबर में भी।
और सारे ज्वेलरी स्टॉक्स यहाँ से आपको दिसंबर क्वार्टर तक, टाइटन को छोड़ दिए, बड़ा स्टॉक है 15% ऑलरेडी बढ़ा हुआ है पिछले क्वार्टर से, लेकिन बाकी ज्वेलरी स्टॉक छोटे छोटे वाले सब 15 से 20% ऊपर मिलेंगे, 15 से 20% एक क्वार्टर में। वाह, ये मूवमेंट दिखता है। हाँ, कोई टीबीजी, कोई कल्याण टाइप का थंगामाइल जो आपको समझ में आया वो देखिए। तीसरी स्पेस ब्रिटानिया, और इसकी हमने बात करी ली कंजम्पशन, ब्रिटानिया भी नंबर्स हैं। एक ही नंबर जो बहुत परेशान करने वाला खराब है वो है इंडिगो। मतलब खराब नहीं, घटिया टाइप के नंबर है एकदम। मतलब कोई इतना खराब कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है, वो भी तब जबकि एविएशन सेक्टर के लिए इस वक्त सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है। यस, मतलब लोड फैक्टर सबसे हाईएस्ट है, टिकटों के दाम भी मजबूत है। अगर खाली कच्चा तेल का ऊंचा दाम, वो भी 115 120 नहीं है, 95 के आसपास, सो क्या आई डोंट नो लास्ट क्वार्टर का है ना, तो लास्ट क्वार्टर में हो सकता है आपके दाम थोड़े ऊपर भी रहे होंगे, 100-105 की रेंज में रहे होंगे। लेकिन अगर आप वो मैनेज नहीं कर सकते बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीरियड में, तो कैसे काम चलेगा? मार्जिन 1.8%, नुकसान 1600 करोड़ का। बूमिंग इकोनॉमी में अगर एविएशन सेक्टर नुकसान कर रहा है तो अच्छी इकोनॉमी में कभी नहीं कर पाएगा। सो इंडिगो के नंबर्स बहुत ही खराब है। आई डोंट नो आज का एक्सीडेंट वो LIC हाउसिंग और कौन सा एक और कौन सा घटा था, PNB हुआ था, LIC हाउसिंग हुआ था, आई थिंक। नहीं, PNB नहीं, एक और दो स्टॉक ऐसे थे जो बहुत ही खराब हुए थे, जो लोअर सर्किट टाइप। आई डोंट नो, नंबर तो बहुत खराब है। M&M फाइनेंस था, M&M ऊपर बाद में M&M फाइनेंस 10% ऊपर था। सो बट एनीवे, सो कहने का मतलब है कि रिजल्ट्स बहुत ही ऐसे हैं कि जो काफी खराब है। अब कितना गिरता नहीं गिरता, पोजिशनिंग पहले कैसी बनी हुई मुझे पता नहीं, कितना बंद हुआ 1/4%, 1800 रुपये, जगह तो है गिरने की दी, इसमें कोई डाउट नहीं। सो ये खराब रिजल्ट आपके जी। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए पूरा नतीजों का विश्लेषण। बैंक्स और बैंक्स, यही आज की कहानी बन रही है। आइए फिर इन बैंक्स के नतीजों को थोड़ा और डिटेल्स में समझा जाए। ट्रिगर्स क्या है, इतनी सारी IPOs चल रही हैं, उनके अपडेट्स और साथ ही खबरें और ब्रोकरेजेस भी हमारे बंधन बैंक, बंधन बैंक, हाँ, जिसके खराब आए थे। यस, यस, हाँ, बंधन सबसे खराब थे कि भाई इतने सारे बैंक अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बंधन और LIC दो एक्सीडेंट थे। राइट, ओके अरमान, करते हैं शुरुआत, बताएं ट्रिगर्स, अपडेट्स। जी, निफ्टी में कोल इंडिया, डिवीज लैब, BPCL के नतीजे हैं। कैश में तो F&O में आपको आदित्य बिरला कैपिटल और इंडिया सीमेंट्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में काफ़ी बड़ी लिस्ट है जिसमें अल्काइला माइंस, सेरा सैनिटरीवेयर, मोल्टेक पैकेजिंग, BLS इंटरनेशनल, रेड गेन, ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कावेरी सीड्स, इनका जो है आज से बायबैक शुरू हो जाएगा। BLS इंटरनेशनल पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो नतीजों के साथ साथ कंपनी जो है बोनस शेयर्स पर भी विचार करेगी। सीक्वेंट साइंटिफिक, जिसमें नतीजों के साथ साथ प्रेफरेंशियल इशू पर भी जो है वो विचार करने वाले हैं। आज जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो आज रशिया 2 दिन की विजिट के लिए जा रहे हैं। चेंज इन प्राइस बैंड में 20% से 10% है कर्नाटका बैंक। IPO अपडेट में DCX सिस्टम का IPO आज अलॉटमेंट है। एक्स डेट है REC में जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 5 का। वहीं IPO अपडेट्स के लिए फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, जहां पर अगर आप देखेंगे उनका IPO फ्राइडे को बंद हो चुका है, तो उनको कुल सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो लगभग 3 गुना मिला है, जिसमें रिटेल का हिस्सा तो हालांकि 50% ही है, पर आप यहां पर देखेंगे QIB ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इसमें 8.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। बिकाजी फूड्स अभी तक कुल, अगर आज उनका IPO का तीसरा दिन है, अभी तक 1.5 टाइम्स ही बढ़ा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा ऑलरेडी 2 गुना बढ़ चुका है, और NII देखेंगे वहां पर 1.4x टाइम्स है। ग्लोबल हेल्थ, यहाँ उनका भी आज IPO का आखिरी दिन है, जिसमें कुल सब्सक्रिप्शन अगर आप यहाँ देखें तो लगभग 50% ही मिला है, रिटेल का लगभग 25% बढ़ता हुआ दिखा है। नतीजों पे आ जाते हैं। नतीजों में SBI के नतीजे काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, जो हमारा अनुमान था उससे भी बेहतर तो है ही सही। NII लगभग 12% बढ़कर आई है। निम्स जो है वो भी बढ़कर आए हैं, 3.23 से बढ़कर 3.55% पर QQ अगर देखेंगे तो वहाँ पर बढ़कर आए हैं। असेट क्वालिटी भी सुधर के आई है। GNPA जो है वो 3.91% से घटकर 3.52% पर आए हैं, और जो प्रोविजनिंग है वो भी लगभग 26% घटकर आई है। और अंत में बात करें ब्रिटानिया की, तो ब्रिटानिया अगर नतीजे देखेंगे तो आप लगभग फ्लैट ही दिख रहे हैं। हालांकि अगर आप ये बात करेंगे कि जो उनकी आय है वो हाईएस्ट एवर जो उन्होंने क्वार्टरली रेवेन्यू दिया है। ग्रॉस मार्जिन्स भी थोड़े से बढ़कर आए हैं, 38% से बढ़कर 39% पर, और मार्जिन्स में भी उतना ही इंप्रूवमेंट दिखा गया है, 15.5% से बढ़कर 16.3% पर। उसी के साथ साथ उनका जो मार्केट शेयर है वो उनके 15 साल के हाई पर लगभग अगर आप देखेंगे वहां पर आ चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। कुशल, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन से नतीजे हैं? मॉर्निंग दीप, नतीजों के लिहाज से टाइटन यहाँ पर भी नज़र रखिए। स्टॉक जिस तरह से यहाँ पर
ओवरऑल नंबर्स आते हुए दिखे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल नंबर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी की जो मार्जिन हैं 13.6% पर आते हुए दिखे हैं, जबकि हमारा अनुमान केवल 13% का था। कंपनी का मुनाफा 30% बढ़कर 835 करोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। अनुमान 768 करोड़ रुपए का था। तो दोनों ही मार्जिन और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर कंपनी का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इनफैक्ट ज्वेलरी और वॉचेस सेगमेंट है, यहाँ पर भी मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं। तो दोनों ही सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन है टाइटन का। पावर ग्रिड नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर, खासकर कंपनी की मार्जिन 88.7% पर आते हुए दिखी है। 84.4%, लगभग 3 से 4% का उछाल है। इनफैक्ट कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी 8% की ग्रोथ दिखाकर 3,650 करोड़ पर आया। हालांकि हमारा अनुमान 3,900 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो आप कह सकते हैं अनुमान से स्लाइटली कमजोर या फिर लार्जली मार्जिन के लिहाज से बेटर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। तो मिले जुले नंबर्स पावर ग्रिड के आते हुए दिखे। इनफैक्ट आपको एफ&ओ स्पेस से मैरिको, इसके नंबर्स पर भी नजर रखनी है। नंबर्स ऑपरेशनली वीक है, रेवेन्यू हालांकि इनलाइन है। वॉल्यूम ग्रोथ 3% का आया है, जबकि अनुमान 7 से 8% का था। तो वॉल्यूम पर कंपनी ने निराश किया है। जहां तक मार्जिन की बात है, 17.3% के मार्जिन आए हैं और हमारा अनुमान 18% का था। मुनाफा 320 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 307 करोड़ पर कंपनी ने क्लॉक इन किया है। टीवीएस मोटर्स नंबर्स मिले जुले हैं, क्योंकि रेवेन्यू अनुमान से बेहतर है लेकिन मार्जिन अनुमान से कमजोर है। 10.8% के मार्जिन का अनुमान था, 10% के मार्जिन कंपनी ने दिए हैं। और साथ ही कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है 7,219 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 6,920 करोड़ रुपए का था। हालांकि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट कंपनी ने दूसरी तिमाही में पोस्ट किया है। सिटी यूनियन बैंक नंबर्स यहां पर काफी शानदार दिख रहे हैं। एसेट क्वालिटी में भी अच्छा खासा सुधार है। मुनाफे के लिहाज से 52% की ग्रोथ आई है। 276 करोड़ पर कंपनी का जो प्रोविजनिंग है वहां पर भी एक्चुअली सालाना और साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 29 से 31% तक की गिरावट रही है। और एनआईआई भी 18% बढ़कर आई है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इंटरग्लोब एविएशन नंबर्स काफी कमजोर है। इनफैक्ट कंपनी की मार्जिन 1.8%, 5.7% के अनुमान के मुकाबले कंपनी का मुनाफा, इनफैक्ट मुनाफा नहीं कहूंगा, घाटा 1600 करोड़ रुपए का घाटा कंपनी ने लगभग दर्ज किया है, जबकि अनुमान 1040 करोड़ रुपए के घाटे का था। तो डेफिनेटली यहां पर काफी खराब नंबर्स इंटरग्लोब एविएशन के आते हुए दिखे। और अंत में बैंक ऑफ बड़ौदा बेटर देन एस्टिमेट नंबर्स हर एक पैमाने पर। कंपनी की एसेट क्वालिटी में काफी शानदार सुधार है। एनआईआई 34% बढ़ी है और कंपनी का मुनाफा भी 59% बढ़कर 3,313 करोड़ पर आया। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ वायदा कारोबार और बड़े नतीजे। वरुण, कैश के नतीजों की भी करें बात? डेफिनेटली दीप, तो एक फिगर के साथ शुरुआत करूंगा और वो है बीएसई लिमिटेड के। आज नतीजे आने वाले हैं और उसके पहले एनएसई के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है। मुनाफा 62% बढ़ा है, 1774 करोड़ के आसपास आया है। रेवेन्यू में करीब 63-64% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स कंपनी के सुधरे हैं, 70.45% से बढ़ के 77.25% के आसपास आए हैं। तो इसके चलते आज बीएसई लिमिटेड पे आप नजर रखिएगा। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ मेडिकल बेहतरीन नतीजे हैं। आय में 22% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स करीब 4.5-5% के आसपास सुधरे हैं और मुनाफा जो है 2 गुना हो चुका है। एलगी इक्विपमेंट दमदार नतीजे हैं। रेवेन्यूज 13% बढ़े हैं। मार्जिन्स में आपको बढ़ोतरी देखने मिली, करीब 3% के आसपास की। मुनाफा जो है उसमें 40% की बढ़ोतरी हुई है। शिपिंग कॉर्पोरेशन कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज तो 16% बढ़े हैं लेकिन मार्जिन्स कंपनी के गिरे हैं 10% से और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 48% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। हालांकि 33 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। वहीं पैराडिक फॉस्फेट मिले जुले नतीजे हैं, थोड़े कमजोर साइड पे ही है। आय में 48% की बढ़ोतरी, लेकिन मार्जिन्स इस कंपनी के आधे हो चुके हैं। 13.86% से गिर के 6.33%। मुनाफे में 70% की गिरावट देखने मिली है। सेलान एक्सप्लोरेशन यहाँ पे मिले जुले नतीजे हैं। आय बढ़ी है लेकिन मार्जिन्स में यहाँ गिरावट देखने मिली है, करीब 8% के आसपास की। और मुनाफा जो है उसमें 3.25% की गिरावट है। ड्रीम फोक्स हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, नतीजे दमदार दिए हैं। आय 2.82 टाइम्स बढ़ी है, 60 करोड़ से बढ़ के 171 करोड़। मार्जिन्स 4.69% से बढ़ के 11.7% और मुनाफा जो है 2.5 करोड़ से बढ़कर करीब 15 करोड़ के आसपास निकल के आया है। तो ये दमदार नतीजे इस कंपनी की तरफ से। केपरी ग्लोबल, यहाँ नतीजे ठीक ठाक है। आय में बढ़ोतरी है लेकिन मुनाफा जो है उसमें 1.5% की गिरावट। गोदरेज एग्रोवेट कमजोर नतीजे, आय बढ़ी है लेकिन मार्जिन्स में करीब 2-3% की गिरावट है और मुनाफा जो है वहाँ ठीक ठाक फिर भी परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। और पूर्वांकड़ा, यहाँ कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। 12 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी ने 17 करोड़ के आसपास का घाटा किया है। आय और एबिटा दोनों में गिरावट देखी गई है। ओके, तो ये है आपके लिए कैश के नतीजों की शुरुआत। आइए राउंड 2 करते हैं शुरुआत नतीजों का। अरमान बताइए। जी,
सबसे पहले महिंद्रा लॉजिस्टिक पर ध्यान रखिएगा, नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। इनकी आय तो बढ़कर आई है लगभग 28% की, पर मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 4.5% से बढ़कर 5.1% पर आते हुए दिखे हैं। तत्व चिंतन, नतीजे कमजोर हैं, आय तो हालांकि गिर कर आई है, और अब मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी भारी कटौती दिखी गई है, 28.7% से घटकर 12.4% पर। टासन प्रोडक्ट्स, यहां पर भी नतीजे कमजोर आ रहे हैं, आय तो गिर कर आई है लगभग 7% की, और मार्जिन्स में भी आपको कटौती दिखी गई है, 5% से गिरकर 46% पर। बॉम्बे डाइंग की बात करें, नतीजे आपको मिक्स सेट दिख रहे हैं, आय तो हालांकि बढ़ी है 51%, पर अगर आप मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 5% से घटकर सिर्फ 1% पर आते हुए दिखे हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें, यहां पर अगर आप नतीजे देखेंगे तो आय तो लगभग 27% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में भारी कटौती दिखी गई है, 10% से गिरकर सिर्फ 3% पर आते हुए दिखे हैं। ISMT की अगर आप बात करें, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 25% बढ़कर आई है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है, 5% से बढ़कर 9% पर। उसी के साथ साथ IMST किर्लोस्कर फेरस के जो मर्जर है उसको मंजूरी भी मिली है। DCB बैंक की बात करें, NIIs बढ़कर आए हैं, बढ़िया बढ़े हैं। प्रोविजंस अगर आप देखेंगे, प्रोविजंस में भी आपको कटौती दिखेगी, 86 करोड़ से घटकर 31 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। असेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, इनके GNPA जो 4.21% से गिरकर 3.9% पर आते हुए दिखे हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की भी बात करें, यहां पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, NII 20% बढ़कर आई है, असेट क्वालिटी भी सुधरी है, GNPA से 9.2% से गिरकर 8.4% पर। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें, यहां पर भी नतीजे काफी बढ़िया दिख रहे हैं, NII लगभग 26% बढ़कर आई है, ग्रॉस NPA में भी काफी बढ़िया सुधार देखा गया है, 11.4% के आसपास, जो गिरकर 9.7% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में बात करें रोजारी बायोटेक की, यहां पर अगर आप आय में तो लगभग आपको 11% के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है, मार्जिन्स में भी लगभग आपको अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है, 11.8% से बढ़कर 13.3% पर आते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे। कुशल बताएं, आपके पास कौन से नतीजे हैं? बिल्कुल, तो मेरे पास एक और कैश का नतीजा है। एमए ऑर्गेनिक्स नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं, क्योंकि मार्जिन्स में डिप है करीबन 3% का, 22 से 19%। कंपनी का मुनाफा भी 11% घटता हुआ दिखा है, हालांकि कंपनी की आय में 20% की उछाल हमें देखने को मिली है। खबरें हैं मेरे पास, एक तो शुगर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। यहाँ पर शुगर सीजन FY23 के लिए 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट का कोटा तय किया गया है। पिछले साल ये 1,12,000 टन का एक्सपोर्ट था, और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि आगे चलकर कोटे में बढ़ोतरी हो सकती है। टाटा मोटर्स, आज से गाड़ियों के दाम बढ़ाए गए हैं इनकी तरफ से। पैसेंजर गाड़ियों की कीमत औसतन 0.9% बढ़ी है। IDFC फर्स्ट बैंक पर भी नजर रखिए, इक्विटी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए तक की जुटाने की मंजूरी मिल गई है। अदानी पोर्ट्स का अप्रैल से अक्टूबर का कार्गो वॉल्यूम आया है, यहां पर 10% की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। और साथ ही MGL, इस पर नजर रखिए, क्योंकि मुंबई में CNG और PNG की जो कीमतें हैं 3.5 पर kg और 1.5 पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से बढ़ाए गए हैं। पिरामल फार्मा, यहाँ पर भी US FDA ने पिरामल फार्मा की जो रिवरव्यू प्लांट है US में, उसका निरीक्षण किया था, और कोई भी आपत्तियां नहीं पाई गई हैं जांच में। और अंत में जागरण प्रकाशन शेयर बायबैक को मंजूरी मिल गई है, 75 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, मौजूदा भाव से लगभग 2.25% के प्रीमियम पर यह बायबैक को मंजूरी दी गई है। 345 करोड़ रुपए तक का ये कुल बायबैक होगा, और टेंडर ऑफर के जरिए यहाँ पर ये शेयर बायबैक किया जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए सारे नतीजे और खबरें आज की। आइए करते हैं ब्रोकरेजेस पर फोकस, FIR। कुशल बताएं, पहले तो दमदार नतीजे रहे, निफ्टी के नतीजों पर कौन सी रिपोर्ट है आपके पास? बिल्कुल दमदार नतीजे आए हैं। SBI से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर जब सर बोल रहे थे कि 800 रुपये के टारगेट्स आगे आ सकते हैं, मैं वही देख रहा था कि यहाँ पर 800 रुपये के टारगेट किसने दिए हैं, बट डेफिनेटली सर का टारगेट सबसे ज़्यादा रहा है। अच्छा यहाँ पर 770 तक आ गए। हाँ, 770 तक हाईएस्ट टारगेट ये इनकी तरफ से आ रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आ रहे हैं, और सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने ओवरवेट और खरीदारी की राय मेंटेन की है। टारगेट्स रेस किए हैं। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स सबसे ज्यादा 728 से बढ़ाकर 770 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग Q2 रहा है, और आगे चलकर अर्निंग्स क्वालिटी भी सुधार हो सकती है वहां पर और ज्यादा, और आगे चलकर कंपनी की जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ में अपग्रेड किए गए हैं वो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव रह सकते हैं। इनफैक्ट इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा टारगेट आया है वो जेफरीज की तरफ से आया है, 760 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए, और CLSA ने भी टारगेट्स 680 से 750 रुपए के कर दिए हैं। इनफैक्ट सिप्ला, यहां पर भी नजर रखिए, मॉर्गन स्टैनले ने सिप्ला पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 1122 से बढ़ाकर 1336 रुपए के किए हैं, और क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 1325 रुपए के टारगेट्स ये भी दे रहे हैं 1100 रुपए से बढ़ाकर। टाइटन, यहां पर भी अच्छी रिपोर्ट
रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है, खासकर मैक्वेरी की तरफ से जो 3200 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। स्ट्रॉन्ग मार्जिन अक्रॉस सेगमेंट्स इनको देखने को मिला है और साथ ही आगे चलकर जो आउटलुक है इन्होंने ईपीएस के अनुमान में वहां पर भी बढ़ोतरी की है। साथ ही गोल्डमैन सैक्स की भी खरीदारी की राय है, 3175 रुपए के टारगेट्स ये भी दे रहे हैं। मौजूद भाव से भी सिग्निफिकेंट अपसाइड इनको भी एक्सपेक्टेड है। जहां तक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की बात है, स्ट्रीट व्यू थोड़ा सा मिक्स्ड है, जहां पर सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 3890 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। मौजूदा भाव 3800 रुपए के आसपास का है और आगे चलकर यही देखना है कि इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ रहती है वो कैसी रहती है। इनफैक्ट यहां पर आपको नोमुरा की तरफ से ऑन द कॉन्ट्रेरी एक रिवर्स ओपिनियन आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट इन्होंने अपग्रेड कर दिया है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर और खरीदारी की राय दी है और 4600 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं 3800 रुपए के मौजूदा भाव के मुकाबले। और ये मान रहे हैं कि जो Q2 रहा है ये ऑलराउंड बीट रहा है और ईपीएस भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं करीबन 7 से 10% FY24 और 25 के। तो डेफिनेटली इन सब रिपोर्ट्स पर निफ्टी की जो अर्निंग्स है नजर रखनी है आपको। ओके, तो निफ्टी के नतीजों पर तो दमदार रिपोर्ट्स हैं। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं कुछ? बिल्कुल, तो अन्य और भी नंबर्स पर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर खरीदारी की राय सीएलएसए ने बरकरार रखी है, लक्ष्य 185 रुपए कर दिया है 155 रुपए से बढ़ाकर। और साथ साथ मॉर्गन स्टैनले ने भी 195 रुपीज के टारगेट दे रहे हैं, 170 रुपए से बढ़ाकर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। जेपी मॉर्गन की भी 200 रुपए के टारगेट, सबसे हाईएस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा पर इन्होंने दिया है, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट 60 रुपए बढ़ाए हैं 140 रुपए के मुकाबले। मैरिको यहां पर सीएलएसए की राय आती हुई दिखी है, रिड्यूस रेटिंग इन्होंने मेंटेन रखी है बट लक्ष्य 530 से 550 रुपए के कर दिए हैं, मौजूदा भाव 540 रुपए का है। तो लार्जली बहुत ज्यादा रिपोर्ट मैरिको पर उतनी नहीं आती हुई दिख रही है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज या डिक्रीज की। इंटरग्लोब एविएशन यहां पर खरीदारी की राय गोल्डमैन सैक्स ने तो बरकरार रखी है बट लक्ष्य घटा दिए हैं, 2210 रुपए के मुकाबले 2150 रुपए के टारगेट्स ये अब दे रहे हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 2350 रुपए के टारगेट इन्होंने मेंटेन किए हैं, मौजूदा भाव 1800 रुपए का है। टीवीएस मोटर्स पर सीएलएसए की राय है, मेंटेन सेल किया इन्होंने, 932 रुपए के टारगेट, मौजूदा भाव 1114 रुपए का। पर दूसरी तरफ मैक्वेरी ने टीवीएस मोटर्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 1260 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। स्कॉट्स कोबोटा अंत में यहां पर डाउनग्रेड किया है, अंडरवेट से न्यूट्रल रेटिंग जेपी मॉर्गन ने, लक्ष्य 1525 रुपए कर दिया है 1565 रुपए से घटाकर। तो डेफिनेटली खराब रिपोर्ट स्कॉट्स कोबोटा पे। कमेंस यहां पर नंबर्स जिस तरह से आते हुए दिखे हैं, नोमुरा ने रिड्यूस रेटिंग मेंटेन करी है 805 रुपए के टारगेट के साथ और 1332 रुपए का मौजूदा भाव है। और दो रिपोर्ट्स है जिसमें सीएलएसए की राय है आदित्य बिरला फैशन पर एक्यूमुलेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 375 के लक्ष्य दे रहे हैं और सिटी यूनियन बैंक आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वेरी ने बरकरार रखी है 220 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये हैं सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते आगे वक्त है हमारे सारे मेहमानों से मुलाकात करने का पिक ऑफ द डे। माफ कीजिएगा, आज है पिक ऑफ द वीक और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। करते हैं सिमी जी के साथ शुरुआत। सिमी जी सुप्रभात, बताएं कौन सा शेयर आपने पसंद किया है इस हफ्ते के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से आज का पिक ऑफ द वीक होगा थर्मैक्स लिमिटेड। थर्मैक्स में एक बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला था। एकदम डेली चार्ट में देखेंगे तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट था, छोटा सा पेनेंट फॉर्मेशन भी था, उसका भी ब्रेकआउट आया है। तीन मतलब रीजन है इसमें। एक तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, उसके बाद छोटा सा पेनेंट लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बना था, उसका भी ब्रेकआउट फ्राइडे का सेशन में आया था। और गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे जो मूविंग एवरेजेस हैं। तो तीनों का जो सम्मिलन है उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलना चाहिए। 2400 का पहला टारगेट, 2440 का दूसरा टारगेट, 2475 का तीसरा टारगेट के लिए थर्मैक्स को खरीद कर चलेंगे। करंट लेवल पर या थोड़ा सा डीप पर खरीदेंगे। 2265 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, 2265 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने की राय थर्मैक्स में आती हुई सिमी जी की तरफ से। आइए बंसल जी सुप्रभात, बताएं आपकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पसंद का स्टॉक इस हफ्ते के लिए है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स पे खरीदारी की राय है। नतीजों के बाद स्टॉक के अंदर एक नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है और मुझे लगता है कि इस हफ्ते के लिए भी अच्छा है और इस महीने के लिए भी अच्छा है। इस महीने के अंदर स्टॉक एक नए लाइव हाई का प्रबल दावेदार है। 833 का स्टॉप लॉस लगाना है। 904 रुपए के लिए लक्ष्य के लिए अदानी पोर्ट है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, तो अदानी पोर्ट है पसंद। ओके, कुणाल जी बताएं सर आपकी पसंद का शेयर।
अनिल जी सुप्रभात। दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी शेयर बताऊं उससे पहले अनिल जी आपको अपडेट दे देता हूं। अनिल जी दिल्ली में क्या हुआ कल रात को? तूफान? अनिल जी तूफान नहीं हुआ, उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल आया था अनिल जी पुणे से। अच्छा। जिसकी अगुवाई अनिल जी किरण जी कर रहे थे। बंसल जी के आवास पर भेंट हुई अनिल जी। ओहो, क्या तो बात है। भोज था अनिल जी, बड़ा आनंद था। आपको सब लोग वहां मिस कर रहे थे। हाँ, बाद में बताया करो आप लोग। और अनिल जी कई सारे खुलासे। जी जी जी। अनिल जी देखिए अनिल जी सबसे बड़ी बात है कि कई सारे खुलासे हुए वहां, और ये पता लगा अनिल जी कि आजकल बंसल जी को अनिल जी शादियों का निमंत्रण नहीं आ रहा है। और उसकी वजह अनिल जी है कि कई सारी शादियों में लोगों ने उनको दूल्हा समझ लिया अनिल जी, तो इसलिए अब उनको निमंत्रण नहीं आते अनिल जी। तो ये चेतावनी अनिल जी दीपांशु तक पहुंचा दीजिए। बढ़िया है। चलो बंसल जी इसी तरह से दिन ब दिन जवान होते रहे, शादी ना करें, और जो भी अगर निमंत्रण है उनको बता दें कि बंसल जी सिर्फ अलग अलग पैटर्न से बार बार शादी करते हैं। वो पारिवारिक शादी तो जिंदगी में एक ही बार करने का इरादा रखते थे, वो कर चुके हैं। पैटर्न से कंफ्यूज ना हो। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। अरे जी देखिए पिक ऑफ द वीक में मैंने चुना है टाटा कम्युनिकेशंस को। चार्ट पर एक बहुत शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट हमने शुक्रवार को आते हुए देखा, और मुझे लगता है नहीं जी ये स्टॉक 1500 रुपए के लेवल्स भी दिखाएगा। एक स्टॉप लॉस रखा जाए अगर 1280 के आसपास, 1279 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 1345 का, इवेंचुअल टारगेट 1370 रुपए का। इवेंचुअली ये स्टॉक 1500 तक जाना चाहिए, तो टाटा कम्युनिकेशंस में मेरी खरीदारी की राय है। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशन है वो स्टॉक्स जहां खरीदारी करने की राय। आइए अब हिमांशु जी से भी जाने पिक ऑफ द वीक। बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी मुझे पिक ऑफ द वीक के तौर पर पसंद है टाइटन, जिसके पहली तो काफी जबरदस्त नंबर्स इस कंपनी ने पेश किए, लेकिन साथ साथ चार्ट्स पर भी काफी अच्छी पोजीशनिंग है। नंबर से पहले स्टॉक बहुत ज्यादा भागा नहीं है, स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, और उस कंसोलिडेशन में एक काफी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, मुझे लगता है जिसमें से आज एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ सकता है। तो टाइटन इस हफ्ते के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2950 से 3000 तक के टारगेट्स टाइटन में इस हफ्ते में आते हुए नजर आ सकते हैं। 2740 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर टाइटन मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक। ओके, सुमित जी गुड मॉर्निंग। बताएं सर, पसंद का शेयर आपका इस हफ्ते के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। इस हफ्ते में मेटल सेक्टर के ऊपर वॉच रखना चाहिए। मेटल सेक्टर में एक अच्छा रिबाउंड और बाउंस बैक देखने को मिला है, तो उसमें से जो स्टॉक मेरे को चार्ट्स के ऊपर बढ़िया लग रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर लास्ट वीक हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये वीक ये कंटिन्यू रहना चाहिए, और ऊपर के अंदर 725 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 740 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील में जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। नीचे में 680 675 ये सपोर्ट लेवल है, तो 680 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 725 रुपए से लेके 740 रुपए तक के ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करना है जेएसडब्ल्यू स्टील। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए सारे स्टॉक्स। अब आइए जैन साहब से भी जान लें उनकी पसंद के शेयर। जैन साहब बताएं। गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो मैं लास्ट वीक दिया था वीकेंड शो पे, वो स्टॉक्स को एक बार रिपीट करता हूं। मैंने सीमेंट दिया था, सीमेंट पे बहुत बुलिश हूं मैं और काफी दिनों से दे रहा हूं, तो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे श्री सीमेंट था, और पोजिशनल पिक के तौर पे एमपीएस लिमिटेड बेहतरीन कंपनी अगेन, और वो स्टॉक जेम्स में भी दिया हुआ है और दूसरे सेगमेंट में भी दिया हुआ है, और वहां टारगेट अभी तक भी अचीव नहीं किया, बट ऑलमोस्ट करके आया था, थोड़ा सा रह गया था, और अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा। और गुडियर इंडिया जो कि टायर की कंपनी है, और चांद पे जो पहला वो गया था यान, और उसमें इन्हीं के टायर लगे थे, हरदम मैं बोलता ही हूं। तो गुडियर इंडिया, ये 3 स्टॉक्स थे लास्ट वीक के। और इस बार पहले तो धन्यवाद सिमी जी को, मैंने वेडनेसडे को लॉन्ग टर्म पिक दी थी थर्मैक्स, जो कि सिमी जी ने भी आज पिक ऑफ द वीक के हिसाब से रेकमेंड किया। और टाटा कम्युनिकेशन कुणाल जी ने आज दिया, पहला पिक मेरा वो था टाटा कम्युनिकेशन, जो मैंने लास्ट वीक भी दिया था। और एशियन पेंट्स अच्छा लगता है, बैंक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो डीसीबी कैन डू वेल, एक अलग ही टाइप की छोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और रैमको सीमेंट्स अगेन अ सीमेंट पिक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलटीआई और एलटीडीएस, वैसे ट्विंस है, दोनों साथ नाम लिए जाते हैं, तो एलटीआई पे ध्यान दें। जैन साहब को जो पसंद आए हैं शेयर, जैसे कुणाल जी का टाटा कम्युनिकेशन, सिमी जी का थर्मैक्स, जैन साहब ने डिसाइड किया नंबर तो मेरा सबसे लास्ट में आता है, बराबर सारे टेक्निकल के बाद में।
तो इनमें से मैं अब पसंद क्या करूंगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तो जो पसंद आया वो मेरा भी था, है ना। अगर हम यही हम पहले पूछते थे थोड़ी जैन साहब बोल सकते थे ये भी मेरा था। तो ये नहीं करता, लिख के लाया हूं। लिखा हुआ लिख के है? लाया हुआ है। अच्छा, जरा एक फोटो खींच के भेजिएगा जैन साहब। तब तक हम एक बार हेडलाइंस के साथ शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट एड की।